आज के एपिसोड में हम भारत के स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। सही कहा आपने। यह इंडस्ट्री बहुत ही दिलचस्प और जटिल है और इससे जुड़ी कुछ कंपनियों को जानकर इस बारे में बेहतर समझ बनानी चाहिए। बिल्कुल, मैं 3 भारतीय कंपनियों के बारे में बात करूंगा। आरटी इंडस्ट्रीज, फाइन ऑर्गेनिक्स और प्रिवी स्पेशलिटी, जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। इन कंपनियों का फोकस अलग-अलग क्षेत्रों पर है, जो इसे और भी रोचक बनाता है। इनकी तिमाही परिणामों से हमें इस इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो यह केमिकल्स विशिष्ट कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर शैम्पू में फोम बढ़ाने वाला केमिकल या प्लास्टिक को आसानी से छिलने वाला एडिटिव। और यह केमिकल्स अंतिम उत्पाद का केवल 1% होते हैं, लेकिन बिना इन्हें के उत्पाद उतना प्रभावी नहीं होते। बिल्कुल, यही वजह है कि स्पेशलिटी केमिकल्स की मांग बढ़ रही है। भारत में भी इनका उत्पादन बढ़ रहा है, खासकर चीन के प्रदूषण संबंधी नियमों के कारण। सही कहा आपने। इसके अलावा भारतीय कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने के लिए और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए R&D में निवेश कर रही हैं। यह सही है और इसलिए भारत के स्पेशलिटी केमिकल्स अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं। और यही कारण है कि अब भारतीय कंपनियां उच्च लाभ मार्जिन के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। लेकिन इस क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं है। इसके लिए होती उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा मानक और ग्राहकों के साथ मजबूत रिश्ते की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, यही वजह है कि भारत में इस उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और छोटे से लेकर बड़े खिलाड़ियों तक सब अपनी जगह बना रहे हैं। और यह सब कुछ इस तथ्य से भी जुड़ा है कि भारत अब स्पेशलिटी केमिकल्स के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन चुका है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में और अधिक कैसे विकसित होती हैं और वैश्विक बाजार में उनकी स्थिति किस प्रकार बनती है। अगला विषय हमारे पास है भारतीय मेडिकल इम्प्लांट्स। इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों का रोल काफी बढ़ रहा है। हाँ, यह बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि भारतीय कंपनियां अब वैश्विक स्तर पर मेडिकल इम्प्लांट्स का उत्पादन कर रही हैं और इनकी गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो रही है। और यही कारण है कि भारतीय मेडिकल इम्प्लांट्स, विशेष रूप से हृदय और हड्डी के इम्प्लांट्स, अब कई देशों में बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं। बिल्कुल। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि भारतीय कंपनियां कम कीमतों में बेहतर गुणवत्ता के इम्प्लांट्स प्रदान कर रही हैं, जो उन्हें अन्य देशों में एक प्रमुख विकल्प बना रही है। भारत में यह बाजार तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले सालों में इस क्षेत्र में और भी अवसर होंगे। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भारत में बढ़ती हुई उम्र के साथ इस क्षेत्र की मांग और बढ़ेगी, क्योंकि अधिक उम्र के लोग इम्प्लांट्स की आवश्यकता अधिक महसूस करेंगे। सच में, इसके अलावा भारतीय कंपनियां अब वैश्विक बाजार में भी अपनी जगह बना रही हैं, खासकर यूएस जैसे देशों में। हालांकि यह एक कठिन रास्ता है, क्योंकि इन देशों में किसी भी इम्प्लांट को बेचना बहुत चुनौतीपूर्ण है। हाँ, इसके लिए सख्त मानक और व्यापक क्लिनिकल परीक्षणों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर भारतीय कंपनियां इस रास्ते पर सफलता प्राप्त करती हैं, तो यह उनके लिए एक बड़ा मील का पत्थर होगा। और जैसा कि आपने कहा, भारतीय कंपनियों की कम कीमत और उच्च गुणवत्ता उन्हें वैश्विक बाजार में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बना सकती है। बिल्कुल, हमें देखना होगा कि आने वाले सालों में यह कंपनियां कैसे और कहां अपनी स्थिति मजबूत करती हैं। सही कहा आपने। उम्मीद है कि भारत की स्पेशलिटी केमिकल्स और मेडिकल इम्प्लांट्स इंडस्ट्री में जो विकास हो रहा है वो बहुत ही उत्साहजनक होगा। यह वाक अब रासायनिक उद्योग की बात करते हुए भारत में इस क्षेत्र का आकार कितना बड़ा है और यह किस दिशा में बढ़ रहा है? भारतीय रासायनिक उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्रों में से एक है। पिछले 5 वर्षों में इसने लगभग 12% की वृद्धि की है और अगले 5 वर्षों में भी इसी तरह की वृद्धि की उम्मीद है। इस उद्योग का कुल आकार लगभग $200 बिलियन है। ये आंकड़े वाकई में बहुत प्रभावशाली हैं। और जैसा कि आपने पहले कहा, रासायनिक उद्योग में दो प्रमुख श्रेणियां हैं, बल्क रासायनिक और विशेष रासायनिक। इस अंतर को समझने में निवेशकों को मदद के लिए आप क्या विचार साझा करेंगे? बिल्कुल, बल्क रासायनिक वो होते हैं जो वॉल्यूम के हिसाब से बड़े होते हैं और जिनकी कीमतें कम होती हैं, जबकि विशेष रासायनिक उच्च मूल्य वाले, कम प्रतिस्पर्धी और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। जैसे आप सोचिए, बल्क रासायनिक जैसे आलू उगाने की तरह हैं, जबकि विशेष रासायनिक जैसे पिरी पिरी फ्राई बनाना है, कम लेकिन मूल्यवान। यह एक शानदार उदाहरण है। अब निवेशक जब एक रासायनिक कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें किस प्रकार के कारकों पर ध्यान देना चाहिए
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अच्छे रासायनिक व्यवसाय में सतत विकास होना चाहिए। इसके अलावा प्रबंधन का दृष्टिकोण, उत्पाद पोर्टफोलियो की विविधता और भूगोलिक विस्तार भी महत्वपूर्ण है। और यदि कंपनी में भारी निवेश हो तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस निवेश की मांग पहले से तैयार हो, अन्यथा यह जोखिम भरा हो सकता है। क्या आप यह कहेंगे कि एक खराब रासायनिक कंपनी की पहचान क्या होगी? हाँ, एक बुरी रासायनिक कंपनी की पहचान ये होगी कि उसने बिना किसी मजबूत मांग के भारी निवेश किया है। जैसे आजकल कई कंपनियां बैटरी रासायनिक और इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में उपभोक्ता अभी तक तैयार नहीं हैं, तो ये कंपनियां अव्यवस्थित इन्वेंट्री पर बैठी हैं। समझ में आता है। तो अब रासायनिक उद्योग के जोखिम कारकों के बारे में कुछ चर्चा करें। क्या ऐसे कारक हैं जिनसे निवेशक बचने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ, रासायनिक उद्योग में एक प्रमुख जोखिम नियामक जोखिम है। यदि कोई रासायनिक उत्पाद यूरोप या अमेरिका में प्रतिबंधित हो जाता है, तो उस उत्पाद का बाजार काफी हद तक खत्म हो सकता है। इसके अलावा सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े जोखिम भी काफी महत्वपूर्ण हैं। कंपनियों को अपनी कार्यप्रणाली और अपशिष्ट प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और अंत में, जब आप एक अच्छा रासायनिक व्यवसाय चुनने की बात करते हैं, तो उसका मापदंड क्या होना चाहिए? एक अच्छे रासायनिक व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसके पास एक स्थिर और दीर्घकालिक विकास योजना होनी चाहिए। साथ ही इस व्यवसाय का उत्पाद पोर्टफोलियो भी बाजारों में फैलने के लिए तैयार होना चाहिए। निवेशक को इन कारकों को ध्यान में रखते हुए ही किसी कंपनी का मूल्यांकन करना चाहिए। धन्यवाद अजय जी। आपके विचार और अनुभव हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इस चर्चा से काफी कुछ सीखने को मिला। मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और रासायनिक उद्योग के बारे में बेहतर समझ बना पाएंगे। और हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।